गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर जुड़ गए हैं आप इंडियन हिस्ट्री चैनल के साथ में। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि हम आपके लिए जो लेकर आ रहे हैं अब एक हिस्ट्री की क्लास है। हिस्ट्री की क्लास में क्या लेकर आएंगे, सबसे पहले आपको मैं अपने बारे में बता दूं और उसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि हिस्ट्री का जो सिलेबस होता है सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में किस प्रकार आपके बनने वाला है। जैसे कि मैं अपने बारे में बताऊँ, माई सेल्फ अंकित पाल, और मैं अपना 16 ईयर टीचिंग का एक्सपीरियंस आपके साथ में जो शेयर करूंगा वो इस प्रकार शेयर करूंगा कि आप वन बाई वन स्टेप को जो है एग्जाम की दृष्टि से जो है जोड़ते चले जाएंगे। जैसे कि स्टोरी वाइज जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हर एक कहानी जो होती है किसी न किसी दूसरी स्टोरी से जो है रिलेटेड हो रही होती है। बात करें अगर, मैंने 16 ईयर के अपने जो है एक्सपीरियंस में उसके साथ साथ जॉब भी हासिल करी। जो गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए जितनी भी मैंने स्टडी की होगी उन स्टडी को मैं आपके साथ जो है शेयर करता जाऊँ। जैसे कि सबसे पहले अगर बात करूँ, मैंने बोला इंडियन हिस्ट्री के बारे में। इंडियन हिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक हो जाता है आपका जो सभी एग्जाम में आना ही है। आपके आप कोई से भी एग्जाम में बैठे हो तो सभी एग्जाम में आप देखते हैं, अगर मैंने बात करी जैसे कि मैंने यही इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये इंडियन हिस्ट्री का सिलेबस छोटा मोटा सिलेबस नहीं है। अगर बात करें इंडियन हिस्ट्री को ही हम 3 पार्ट में पढ़ते हैं। अब सबसे बड़ी कंफ्यूजन हमारी क्या रहती है, जो हम 3 पार्ट पढ़ने जा रहे हैं वो कौन कौन से 3 पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले बात करी एंशियंट हिस्ट्री। अब एंशियंट हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ, ये रहा आपका एंशियंट हिस्ट्री जिसे आप प्राचीन भारत के नाम से। अब प्राचीन भारत में देखिए कहाँ से पढ़ते हैं, जो हमारी बुक्स हमें पढ़ाना स्टार्ट करती हैं ज़्यादातर हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कैसे कैसे 1921 से स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार जो है खुदाई होना स्टार्ट हुई होगी। पाकिस्तान जो आज वर्तमान में पाकिस्तान बन गया है पहले भारत रहा होगा, और भारत में जब उन क्षेत्रों में लोगों को मिट्टी की आवश्यकता पड़ती होगी, ईंटों की आवश्यकता पड़ती होगी, तो वो ज़मीन को खोदा करते होंगे। खोदने के बाद धीरे धीरे ये पता चलना स्टार्ट हुआ कि कोई एक ऐसा क्षेत्र था जो पहले बसा हुआ था और आज उसका जो है क्षेत्र का नामो निशान नहीं रहा है। का 1921 में सबसे पहले अगर हम बात करें सिंधु नदी के एक किनारे पर, जिसे हमने हड़प्पा बोला, जो आज वर्तमान में पाकिस्तान में है, तो सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई। अब किसने करी, अगर हम बात करें तो दयाराम साहनी ने करी। किसके उसमें जो है वर्चस्व में करी, एस के मार्शल के में करी। इस तरीके से पढ़ते पढ़ते फिर हमने मोहनजोदड़ो को देखा 1 साल बाद सिंधु नदी के दूसरे किनारे पर ही। अब जैसे कि हम देखते हैं ना कि हमारे आस पड़ोस में अगर कोई चीज़ निकल आए तो अब फिर हमें ये भी लगने लगता है कि शायद जहाँ हम रह रहे हैं शायद हमारे यहाँ भी कोई इस तरीके की चीज़ नहीं मिल जाए कहीं। तो इस तरीके से ना हम प्राचीन भारत पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारत में हमने वो पढ़ा जो घटनाएं हमारे सामने नहीं हुई थी। अब उन सभी घटनाओं को पढ़ते हुए चलेंगे। जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे फिर हमें देखने को मिलेगा ये विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता रही है। अब सिंधु घाटी का ही नाम बदलकर सरस्वती घाटी सभ्यता क्यों हुआ, हमें देखने को मिला कि अब अगर आज वर्तमान की बात करूँ तो 3 देश हो गए। अभी पहले एक ही देश हुआ करता था, भारत। जैसे कि मैंने कहा अफगानिस्तान भी जो है भारत का हिस्सा रहा है। अफगानिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान को जोड़ दिया जाए, प्रकार लगभग 1402 साइट्स ऐसी मिली जो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मिली। जैसे मैंने आपसे कहा अफगानिस्तान में 2 साइट मिलेंगी, भारत में 925 साइट्स मिली हैं और पाकिस्तान में 475 साइट्स मिली हैं। और सारी की सारी अगर साइट्स की अगर बात करें भारत में, तो अधिकांश साइट जो है सरस्वती नदी के पास मिली, जिसे आज वर्तमान में हम घग्गर के नाम से जानते हैं। अब वो घग्गर वाली जो सरस्वती नदी है, हमसे ये भी बोला गया कि इस जो सिंधु घाटी सभ्यता हम बोल रहे हैं इसका नाम चेंज करके क्या बोले, सरस्वती घाटी सभ्यता कर दें। मगर हुआ क्या, विश्व में ये प्राचीन मतलब जो है प्रचलित हो चुकी थी सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से। इस प्रकार जो है प्राचीन भारत की हम स्टार्टिंग करेंगे। उसके बाद जब प्राचीन भारत हम इन चीज़ों को खत्म करते हुए आएंगे, हम देखेंगे वैदिक साहित्य आएगा। अब वैदिक साहित्य को 2 भाग में पढ़ेंगे, एक तो आपका हो जाएगा वैदिक काल हो जाएगा और एक उत्तर वैदिक काल। अब वैदिक काल में हम देखेंगे किस प्रकार आर्य लोग आए होंगे, आर्य के आने की वजह से ये सभ्यता का अंत हुआ होगा जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता देख रहे थे। फिर आर्य लोगों ने किस प्रकार काम किया होगा, और फिर धीरे धीरे क्या हुआ होगा, लोहे की खोज कर ली होगी आर्यों ने, और जिस प्रकार जो है महिलाओं का वर्चस्व गिरने लगा होगा, जिसे हमने उत्तर वैदिक काल को बोला। और उत्तर वैदिक काल में आकर फिर हमें देखने को मिलता है कि उत्तर वैदिक काल के बाद क्या होगा, कहानी कुछ इस तरीके से जुड़ेगी कि फिर महाजनपद बनना स्टार्ट हो जाएंगे। हम 16 महाजनपद देखेंगे और उन 16 महाजनपद को, जैसे कि हमने सबसे पहले हर्यक वंश से स्टार्ट करेंगे। हर्यक वंश यानी बिंबिसार। बिंबिसार मगध पर बैठा हुआ होगा, वहाँ का बहुत बढ़िया राजा होगा। अब मगध क्यों बोला, केवल मैंने 16 महाजनपद में से सबसे अधिक अगर महत्वपूर्ण की बात करें तो मगध ही क्यों हुआ। मगध में ना देखिए 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। सबसे पहली बार जब पहाड़ी थी तो जंगल बहुत अच्छा हुआ होगा, जंगल बहुत अच्छा हुआ तो लकड़ी बहुत अच्छी होगी, और लकड़ी बहुत अच्छी हुई होगी तो ये रथ वगैरह बना लिया करते होंगे, है ना। वहां से चंदन की लकड़ी मिला करती थी। व्यापार बहुत अच्छा किया करते होंगे उस समय। जब व्यापार अच्छा होगा, कृषि अच्छी होगी, कृषि के साथ साथ जो है जब राजा को टैक्स अच्छा मिलेगा तो सेना अच्छी होगी, और सेना अच्छी होगी तो क्या होगा, धीरे धीरे राजा का वर्चस्व बढ़ता चला जाएगा। प्रकार मगध बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर हम हर्यक वंश की कहानी पढ़ेंगे, फिर देखेंगे हम उसका बेटा आएगा जिसका नाम अजातशत्रु होगा। अजातशत्रु के बाद देखेंगे अजातशत्रु क्या करेगा, अपने पिता की हत्या कर देगा, इसलिए जो है इसका पितृहंता वंश हो जाएगा। और धीरे धीरे चलते चलते हम जो है गुप्त काल तक जुड़ जाते हैं। और गुप्त काल में देखते हैं कि एक स्वर्ण काल का
है। स्वर्ण काल क्यों? क्योंकि इसी समय हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखने को मिले, चाहे हमारे आर्यभट्ट हो गए, आर्यभट्ट के साथ साथ कालिदास हो गए, कालिदास के साथ साथ और भी ऐसे महान जिसे इतिहास याद करता काल हो जाएगा। फिर गुप्त काल को हम खत्म करेंगे मध्यकाल में आकर। हम मध्यकाल में देखेंगे कि जो अरबवासी होंगे, जो अरब, मैंने कहा सऊदी अरब हो गया, सऊदी अरब के साथ साथ आपसे कहूँ मैं आपका जैसे ओमान हो गया, ठीक है, इराक हो गया, बगदाद हो गया, ये सब रेतीले इलाके जो है वहाँ पे एक बच्चे का जन्म होगा जिसका नाम जो हजरत मोहम्मद होगा, ठीक है। 570 में जन्म हुआ और 40 वर्ष बाद जो है इन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ज्ञान प्राप्त होते होते हम आगे देखेंगे कि 100 वर्षों के अंदर लगभग 711 ईस्वी के आसपास ना, क्योंकि 610 में ज्ञान प्राप्त हुआ, 711 के आसपास जो 100 वर्षों में इन्होंने क्या है अपने धर्म को बहुत फैला दिया। जब अपने धर्म को फैला दिया, जब आगे की हम बात करें तो धीरे धीरे देखेंगे ये लोग भारत के साथ व्यापार कर रहे होंगे। व्यापार में इन्हें क्या हुआ होगा, भारत में आके इन्हें लूट लिया जाएगा। और भारत में जब लूट लिया जाएगा तो वो अरबवासी जो होंगे ना, जो अरबी लोग होंगे, वो भारत पर आक्रमण करेंगे। तो इस कारण जो है भारत पर सबसे पहले अरबी आक्रमण होगा, फिर तुर्की आक्रमण होगा, गजनी आएगा, गजनी के बाद गौरी आएगा, फिर गौरी चला जाएगा। गौरी अब जा रहा होगा, गौरी का कोई संतान नहीं होगा, तो वो अपने जो उसके गुलाम होंगे तो वो गुलामों को यहाँ पे जो है भारत में छोड़ जाएगा। तो इस प्रकार गुलाम वंश का जो है धीरे धीरे स्थापित होगा। गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ेंगे, ऐबक के बाद जो है हम बहुत सारे पढ़ेंगे, चाहे बलबन हो गया, चाहे उनकी हम कहें कि रजिया सुल्तान हो गई, ये सारी चीज़ें पढ़ते हुए आएंगे। और अंतिम छोर पे हम देखेंगे कि मुगल आ जाएंगे। और जब मुगल आ जाएंगे तो मुगलों का खात्मा होगा। जहाँ पे मुगलों का खात्मा हो रहा होगा वहीं से हमें ये देखने को मिलेगा कि जो है अंग्रेज इतने प्रभावी हो जाएंगे। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, देखिए मेडिवल हिस्ट्री के बारे में मैंने अभी आपको बता दिया, मध्यकालीन भारत के बारे में अरबों का आक्रमण हो गया, उसके बाद तुर्की आक्रमण हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें जब इनका मुगलों का आक्रमण बिल्कुल खत्म हो जाएगा, मुगलों के बारे में, जब मुगलों का वर्चस्व धीरे धीरे खत्म होने लगेगा तो अंग्रेज अपना वर्चस्व ले लेंगे। और जैसे ही अंग्रेज वर्चस्व लेंगे तो ये आधुनिक भारत हो जाएगा। और आधुनिक भारत में हम देखेंगे अंग्रेजों ने किस प्रकार जो है भारत में बहुत सारे कार्य भी किए होंगे अपने फायदे के उद्देश्य से। और अंत में उनके जाने का कारण देखेंगे क्या, क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध होगा तो द्वितीय विश्व युद्ध में जाकर ये भारत के भी इतने कर्जदार हो चुके होंगे कि इनके डॉलर की कीमत गिर चुकी होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि कितने भी हम आंदोलन कर लेते, आंदोलन से अंग्रेज जाने वाले नहीं थे। ये बात सत्य है कि गांधी जी ने और उनके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग थे स्वतंत्रता सेनानी, जिन्हें हम बहुत सारों को नहीं जानते हैं, कुछ ही लोगों को जानते हैं, ठीक है। उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास करा देश आजाद कराने के लिए, मगर एंड में अगर जाकर देखें तो कारण क्या बनता है कि डॉलर की कीमत इतनी गिर चुकी थी, रुपए की कीमत बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी, जिस कारण अंग्रेजों को जो है भारत का कर्ज चुकाने के लिए ही ना बहुत ज़्यादा पैसा का नुकसान करना पड़ता है। इसलिए उन्होंने सोचा कि भारत के साथ अगर आगे व्यापार करेंगे तो प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस ही लॉस होगा, इसलिए उन्हें भारत को छोड़ना पड़ा। इस प्रकार जो है हम आधुनिक भारत पढ़ेंगे और ये सारी स्टोरियां आप लाइन से एक दूसरे को कनेक्ट करते हुए पढ़ेंगे। शायद मैं समझता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सेटिस्फाई होंगे। बहुत जल्दी हम जो है आपके लिए जो है एंशिएंट हिस्ट्री को स्टार्ट करते हुए उसके बाद मेडिवल के बाद जो मॉडर्न और तीनों पार्ट को खत्म करके कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ को बढ़ जाएंगे। आज के वीडियो में केवल इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। शायद आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। ठीक, नमस्कार, धन्यवाद।